कोई भी पेट दर्द हुआ भाई देखो पैंक्रेटिस है, किससे बुरा पेन कोई और हो नहीं सकता। प्रोटीन बार खाना है या कोई प्रोटीन पाउडर पीना है। पहला अटैक भी ऐसा हो सकता है जो कि जानलेवा हो, जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। तो छोटे से बच्चे आएंगे तो हो ही नहीं सकता पैंक्रेटिस। इतने छोटे बच्चों का होता है, ये तो शराब से होता है। 1 साल के बाद मैंने एक दिन बोला कि तुम्हें गोलगप्पे खाने हैं, तो कहते हैं आपको पता है मैंने कभी गोलगप्पे नहीं खाए। पैनक्रियाज का जितना डैमेज हुआ है, इज देयर एनी वे कि वो रिवर्स किया जा सकता है? इलाज के बाद हम क्या अल्कोहल भी पी सकते हैं, हम छोले भटूरे भी खा लें, हम बहुत बेसिक है। बट पढ़ते सब हैं, लाइक का बटन भी सब दबाते हैं, बट आई डोंट नो करते कितने लोग हैं। अगर करते तो शायद इतने लोग बीमार नहीं पड़ते। जब तक वो चेंज आप नहीं करते ना, वो गियर चेंज नहीं करते तो लाइफ में कोई शिफ्ट नहीं आ सकता। तो शिखा जी, बहुत सारे लोगों में ये धारणा होती है पैनक्रेटाइटिस के बारे में कि एक पेट दर्द ही होगा या गैस की कोई इशू होगी, है ना? लेकिन आपके इतने सालों के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे थोड़ा सा जानना चाहेंगे इन डेप्थ व्हाट एग्जैक्टली इज पैनक्रेटाइटिस। तो वहां से शुरू करते हैं। थैंक यू देवांगी। तो लाइक इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। एंड पैनक्रेटाइटिस की अगर हम बात करते हैं तो पैनक्रेटाइटिस 2 वर्ड से बना हुआ है। हर बार मैं एक ही चीज़ रिपीट भी कर रही हूँ कि जब भी आइटिस लगता है किसी भी ऑर्गन के आगे, यानी उस ऑर्गन की होने वाली सूजन, यानी पैंक्रियाज में होने वाली सूजन को हम पैनक्रेटाइटिस बोलेंगे। इसको अगर बेहतर समझना है तो जैसे हेपेटाइटिस मतलब लिवर की सूजन, नेफ्राइटिस मतलब किडनी में आने वाली सूजन, कंजक्टिवाइटिस मतलब आँखों में सूजन, तो इस तरीके से होता है। अब पैनक्रेटाइटिस एक तरीके का पेट दर्द है और इसका डायग्नोसिस हम वर्बली नहीं कर सकते कि कोई भी पेट दर्द हुआ भाई देखो पैनक्रेटाइटिस है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसके लिए डायग्नोसिस के लिए डेफिनेटली एक डॉक्टर को, किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को या कोई मेडिकल रिपोर्ट्स के द्वारा ही हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कंडीशन है। जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम करेंगे उसके द्वारा हमें पता लगता है बीमारी है। अब पैनक्रेटाइटिस कब कब उसका शक होगा डॉक्टर के, जब बहुत तेज़ दर्द होगा, यूजुअली लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमारा पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में स्थित है और पेन कई बार कमर में पीछे की तरफ जा रहा होता है। साथ में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स होती हैं, अनबियरेबल पेन, मतलब इसका पेन ऐसा है कि इससे बुरा पेन कोई और हो नहीं सकता। तो बहुत तेज़ दर्द और वॉमिटिंग्स जैसे मैंने आपको बताया, तो ये इसके प्रमुख जो मेन सिम्टम्स है अक्यूट के केस में ये पाए जाते हैं। यूजुअली मतलब बेसिक कोई पेन किलर्स में काम नहीं करता है। तो जब इस तरीके का कोई प्रेजेंटेशन होता है, पेशेंट झुक कर चलता है और पानी भी हजम नहीं होता है, तो डॉक्टर को तब शक होता है शायद बेसिक नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उसको हो सकता है पैनक्रेटाइटिस हो। उस दौरान उनके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि बेसिक एक सीरम अमाइलेज, लाइपेज, एक कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह चेक करते हैं। उसमें अगर एलिवेशन होती है तो उसका वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। साथ में देखने के लिए किस लेवल का डैमेज है या उसका सिवियरिटी इंडेक्स क्या है, कितना बुरा है, कितना तीव्र अटैक है, उसके लिए सिटी स्कैन या एमआरसीपी इत्यादि कराया जाता है, जिसके आधार पर असेस किया जाता है कि ये अटैक कितना ख़राब है या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्योंकि कई बार जो पहला अटैक पैनक्रेटिस में पड़ता है वो बहुत घातक भी होता है। तो यूजुअली क्या होगा कि एक अटैक आएगा, वो दोबारा आएगा ही नहीं, सेल्फ लिमिटिंग होगा। कई बार वो दूसरा अटैक जब आता है या पहला अटैक भी ऐसा हो सकता है जो कि जानलेवा हो, जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। तो इसलिए उसका असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है रेडियोलॉजिकली कि किस एक्सटेंट तक इसमें डैमेज हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिससे हमें पता लगता है कि ये कितना ख़राब केस है इस वक्त, और वहाँ से इसका डायग्नोसिस बनता है। थोड़ा अगर और बेसिक्स में जाए तो लाइक फॉर अ लेमैन लाइक मी, पैनक्रियाज सीम लाइक अ वेरी स्मॉल ऑर्गन या नॉन कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्गन लगता है। लेकिन पैनक्रेटाइटिस होने के बाद उस ऑर्गन के फंक्शन में क्या बदलाव आता है? तो पैनक्रियाज एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है हेल्थ को लेकर या अपनी फिटनेस को लेकर, तो थोड़ा बहुत लोगों ने पैनक्रियाज को जानना शुरू किया है। अभी तक हम लोग अपनी लिवर की हेल्थ का ख्याल रखते थे, चलो हाँ जी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, लिवर ख़राब हो जाएगा। सिमिलरली बहुत ज़्यादा स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि लंग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सिमिलरली पैनक्रियाज का आप थोड़ा सा मतलब हम मैं सुनती हूँ कि जगह जगह पैंक्रियाज हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह की बातें होने लग गई हैं। क्योंकि जो हम लोग जिस दौर में गुजर रहे हैं आजकल के समय में, जब सब कुछ एकदम इंस्टेंट चाहिए हमको, और इंस्टेंट नूडल खा रहे हैं, इंस्टेंट खाना खा रहे हैं, इंस्टेंट से सामान मंगा रहे हैं, तो वी लिव इन दैट एरा, हर कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साथ। और कई बार जो खाना इस समय हम खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई एंड वेरी हाई कैलोरी फूड, और वेरी हाई इन योर कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्चेस एंड एवरीथिंग, एंड प्रोसेस्ड खाना बहुत खा रहे हैं, मीठा बहुत खा रहे हैं। तो पैंक्रियाज एक छोटी सी ग्रंथि है, एक छोटा सा ऑर्गन है। एंड अगर पैंक्रियाज की बात करें तो ये बड़ा मेहनती ऑर्गन है जो मैं समझती हूँ। और वो इसलिए कहूँगी क्योंकि एक हर ऑर्गन के बहुत सारे काम होते हैं।
ऐसा नहीं कि उसे बना दिया है और उसका कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ एक कोई वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे अपेंडिक्स होता है, उसका कोई विशेष काम नहीं है। लेकिन पैनक्रियास बड़ा एक एक्टिव ऑर्गन है। तो ये क्या करता है, ये एंजाइम्स भी बनाता है, ये साथ में हार्मोन्स भी बनाता है, और इन दोनों के मतलब ये लगातार काम करने वाला ऑर्गन है। तो हार्मोन्स कौन सा हार्मोन बनाता है? इंसुलिन। और इंसुलिन का तो नाम हम सबने सुना है। अब आप सोच ही नहीं सकते कि ऐसा ऑर्गन जो इंसुलिन बनाता है, मतलब वो कितना इररिलेवेंट तो है नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पैनक्रियास एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया। और इंसुलिन की बात करो तो आजकल हर कोई डायबिटिक है या इंसुलिन रेजिस्टेंट है, या लड़कियों में पीसीओएस है, सब इसी के कारण। तो अब यहाँ से आपको पता लग गया कि पैनक्रियास बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना हमारा मेटाबॉलिज्म है या सारी चीज़ें हैं, वो अपना पैनक्रियास देख रहा है। सिमिलरली एंजाइम प्रोडक्शन करता है, इसलिए उसको एक्सोक्राइन भी बोला गया है। खाने का जो ब्रेकडाउन है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन है, सारा हमारा ये पैनक्रियास कर रहा है। तो ये कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी बिजी ऑर्गन। एंड जैसे मैं पहले बोली कि आजकल के दौर में जिस तरीके का जीवन शैली हम जी रहे हैं, जिस तरह के खान पान हमारा है, इस ऑर्गन को थोड़ा सा स्ट्रेस मतलब ज़्यादा होने लग गया है, बढ़ रहा है। अब स्ट्रेस हम लोग को मानसिक तौर पे तो सबका है, हम आए दिन मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, बट पैनक्रेटिक स्ट्रेस भी मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस कारण से कई सारी बीमारियां, जस्ट नॉट पैनक्रेटाइटिस बट आई वुड से लॉट ऑफ diseases related to your pancreas are occurring more and more, whether it is diabetes, whether it is pancreatitis or other complications, and then of course CA pancreas भी, ये सारी चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत भी है कि पैनक्रेटिक हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हर लेमैन के लिए अगर मेरा मैसेज रहेगा तो ये रहेगा कि भाई आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि एक छोटा सा ऑर्गन है जो बहुत मेहनत कर रहा है, और उसको सूझ-बूझ के आप खाएं, नाप तोल के खाएं, ताकि आप संयम से रहें और स्ट्रेस नहीं इंड्यूस हो आपके शरीर के अंदर। हम्म तो जैसे आपने पहले बोला था कि पैनक्रेटाइटिस मतलब पैनक्रियास की सूजन, इस सूजन की वजह से इसके फंक्शन में क्या इशू आता है? तो जब स्ट्रेस की मैं बात कर रही थी, तो कांस्टेंट स्ट्रेस किसी भी ऑर्गन पे पड़ेगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाएगी, यानी सूजन जब हो रही है तो पैनक्रेटिस जैसे डेवलप हो गई। अब जैसे मैं बता रही थी इसके क्या क्या कार्य हैं, मतलब एंजाइम भी बनाएगा, हार्मोन भी बनाएगा, तो इन दोनों चीज़ों के जो फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेसिकली इट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल ड्यूटीज़। अब जब नॉर्मल काम नहीं करेगा, उसके वजह से ऐसे आपका डायबिटीज़ कॉन्सेट हो सकता है। सेकेंडली इन्फ्लेमेशन अगर है तो आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा, यू कीप थ्रोइंग अप, वॉमिटिंग्स होती रहती हैं, कई बार खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, मैल एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब एक्सट्रीम वेट लॉस होता है। ये सारी इस तरीके की समस्याएं आपके सामने आती हैं, मेजर तो ये। और फिर उस वजह से फिर फैट एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ऑयली स्टूल्स आते हैं, ऑयली स्टूल्स आ रहे हैं और वीक हो रहे हो तो आपके अंदर फटीग बहुत है, आप काम नहीं कर पा रहे, प्रोडक्टिविटी नहीं है, कॉन्स्टेंटली आपको ब्लोटिंग है, गैस है, इस तरीके की चीज़ें, आपकी ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप हो जाती हैं। एंड जब प्रोलॉन्ग बार बार अटैक आता है, या जिसको हम रिकरिंग अक्यूट पैनक्रेटाइटिस या रिकरिंग बोलते हैं, तो उसमें इवेंचुअली आके कहीं ना कहीं स्कारिंग हो जाती है, तो परमानेंट डैमेज भी हो जाता है, तो जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। तो पैनक्रेटाइटिस का जो पेशेंट है, कई बार वो अक्यूट से लेके क्रॉनिक तक जाएगा, या फिर उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, या फर्दर उसका प्रोग्रेशन होगा, या कई बार वो साइलेंटली केवल क्रॉनिक ही रह सकती है। तो दोनों तरीके से ये बीमारी होती है। एंड क्रॉनिक के केसेस तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ, तो जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, तो हमारे किताबों में इस बीमारी का तो वर्णन नहीं है। एंड लकीली आई एम ग्रेटफुल कि मैं एक तीसरी पीढ़ी की वैद्य हूँ, जहाँ पे मैं अपने ग्रैंडफादर के, अपने फादर के एक्सपीरियंस को लेते हुए आज क्लिनिकली इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड हर एक केस से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जब रिपोर्ट्स आती है तो उसको मैं बहुत ढंग से पढ़ने की कोशिश करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, अपना जो युक्ति है या कोरिलेट करके, समझ के, पेशेंट को देख कर। तो आई थिंक बहुत सारी लर्निंग होती है। एंड अब समझ आने लगा है कि कोई डॉक्टर के पास पहली बार क्यों गया होगा, या जब हिस्ट्री लेती हूँ तो तुम्हें शायद इसलिए हुई होगी। तो करते 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 कुछ कुछ हमने तर्क बनाए, कुछ कुछ अजम्पशंस बनाए, एंड कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं वैलिड है। जैसे कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है देवांगी, कि हम बात करते हैं कि किताबों में खासकर लिखा होता है कि द मेन कॉज ऑफ पैनक्रेटाइटिस इज अल्कोहल, विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। आई एम नॉट सेइंग कि अल्कोहल कारण नहीं है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। जैसे कल ही मैं पड़ाव में थी और एक 2.5 साल का बच्चा सूर्यांश वहाँ पे है, एंड अब क्या तुझसे बोलो। एंड मैं कई बार अपने जो मेंटर्स हैं या सीनियर डॉक्टर्स उनसे बात करती हूँ, इतने छोटे सर बच्चे आएंगे तो हो ही नहीं सकता पैनक्रेटाइटिस, इतने छोटे बच्चों का कहाँ होता है, ये तो शराब से होता है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये चेंज होता जा रहा है, इसका परिवर्तन आ रहा है। एंड उसमें हेरिडिटरी का रोल है, उसमें हो सकता है कि उनकी जो मदर्स हैं या फादर्स हैं उनका लाइफस्टाइल है, हर चीज़ का एक रोल हो सकता है। बट ये विषय है सोचने का कि ये बीमारी क्यों बढ़ रही है।
बीमारियाँ तो सारी बढ़ रही हैं, लेकिन पैनक्राइटिस का मेरे को इसलिए कंसर्न रहता है क्योंकि इसका जो पेन है वो इतना सीवियर होता है कि मरीज़ कुछ नहीं कर पाता। मतलब ये आपको हर तरह से हताश कर देता है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो किसी को छोटी-मोटी बीमारी होती है विद टाइम तो उसको हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इससे जो पेन है उससे ना तो पेरेंट्स उसको बर्दाश्त कर पाते हैं, ना पेशेंट उसको बर्दाश्त कर पाता है। तो इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। सो दैट इज़ वेयर आई फील कि इस बीमारी को समझना और इसका जो इंक्रीजिंग पैटर्न है उसको कहीं न कहीं हमें सोचना है कि क्यों बढ़ता जा रहा है, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हुँ। हाँ, मैं भी जब बाकी पेशेंट से बात करी थी पड़ाव में, तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि बिकॉज़ ऑफ रिकरेंट हॉस्पिटलाइज़ेशंस, दे वर मेंटली वेरी अफ़ेक्टेड, या एक तरीके का डर आ जाता है। और उनका वही एक सवाल, जो मेरा भी सवाल है आपके लिए, कि पैनक्रियाज़ का जितना डैमेज हुआ है, इज़ देयर एनी वे कि वो रिवर्स किया जा सकता है? पैनक्रेटाइटिस 2 तरीके की है, मैंने बताया अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट में यूजुअली स्कारिंग या टिश्यू डैमेज नहीं होता है, जो पढ़ते हैं या जो बुक्स बोलती हैं, लेकिन क्रॉनिक में डैमेज होता है, टिश्यू लेवल पे होता है, स्कारिंग होती है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, यानी इसके जो टेक्सचर उस पे बदलाव आता है, तो वो इरिवर्सिबल होता है। अगर हम सोचें कि कोई दवा खा के या मेरी दवा खा के या एलोपैथिक दवा खा कुछ भी दवा खा के वो नया हो जाता है, ये बिल्कुल एक मिथ है। तो कई बार मेरे को लोग बोलते हैं कि साल पहले भी आपकी रिपोर्ट ये थी और 1 साल के बाद भी हमारी रिपोर्ट में सेम कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं उनको पहले ही बताती हूँ कि इसमें इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, चेंज नहीं होता है। बट हाउएवर वी हैव सीन इन पीपल कि इलाज के बाद उसमें प्रोग्रेशन नहीं होता है। अब जैसे परसों शायद एक नया एडमिशन था, मैं उनसे बात कर रही थी, तो मैंने देखा उनको 2 अक्यूट के अटैक आए। उसके बाद 6-7 महीने उनको कोई अटैक नहीं आया और 8वें महीने उनको फिर से अटैक आया। जब उन्होंने स्कैन कराया तो उनका सीधा क्रॉनिक कैल्सिफिक पैनक्रियाटिस था। तो बट वो कह रहे मुझे इतने टाइम तो कुछ दिक्कत ही नहीं हुई थी। हाँ, कह रहे थोड़ी ब्लोटिंग हो रही थी, गैस बन रही थी और कुछ-कुछ सिम्पटम्स थे, तो हमें लगा कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, वेट लॉस ज़रूर हो रहा था। तो लेकिन अब कैसे आइडेंटिफ़ाई करे कोई? वो तो अगर एक्सीडेंटली अटैक आ गया तो हमने चेक करा लिया। तो ये प्रोग्रेसिव कंडीशन है। तो हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस हु कंप्लीट आर ट्रीटमेंट इन 1 ईयर उसमें प्रोग्रेशन नहीं देखा जाता। बीमारी वहीं रुक जाती है, भले वो जिस भी स्टेट में हो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ मोस्टली कि आप क्लिनिकली स्टेबल हों, आपको रिकरेंट अटैक्स नहीं हो, आपको बार-बार हॉस्पिटलाइज़ेशंस ना करने पड़े, आप अपना एक नॉर्मल, नियमित, हेल्दी, स्वस्थ जीवन जी पाएँ। कई बार वो लोग बोलते हैं हम अच्छा फिर इलाज के बाद हम क्या अल्कोहल भी पी सकते हैं, हम छोले भटूरे भी खा लें, हम वो मतलब दुनिया भर के उनके होते हैं। बट आई थिंक ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है ट्रीटमेंट का कि आप एक स्वस्थ, सिंपल, अच्छा जीवन जिए जिसमें आप बीमारी को एक अच्छे तरह से मैनेज कर रहे हैं कि आपको उसका फ्लेयर अप नहीं हो रहा है। तो मैं मरीजों को यही गाइड करना चाहती हूँ कि इस ट्रीटमेंट का अल्टीमेट गोल ये है। हम पैनक्रियास को नया नहीं कर सकते एंड ना ही ये कहीं हमारा नैरेटिव है। मैनेजिंग पैनक्रेटाइटिस पड़ाव की ट्रीटमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है, और उसके लिए गाइडेंस भी दी जाती है। थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में आप बता सकती है कि जो 21 डेज पड़ाव में एक पेशेंट बिताता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, एंड आफ्टर दैट हाउ दे हैव टू फॉलो दैट लाइफस्टाइल, एंड हाउ पड़ाव हेल्प्स देम इन देयर जर्नी। सो इसकी शुरुआत मैं यहाँ से करूँगी कि ट्रीटमेंट एट पड़ाव फॉर पैनक्रेटिस इज़ नॉट लाइक कि अभी 2 साल से कर रहे हैं या 5 साल से कर रहे हैं कि अब बीमारियाँ बढ़ रही हैं। सो ये स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ। तो मेरे को तो लगता है जब मैंने इसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, अपनी फादर की जो प्रैक्टिस थी, आई थिंक ये मेरा प्रोजेक्ट था जब मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, BMS कंप्लीट किया, तो एक बीमारी उठाई तो पापा ने एक दिन कहा था तुम इसका टैबलेशन करो, कुछ तो करो। तो मैं कहा चलो पैनक्रेटाइटिस पे करते। तब मेरे ख्याल से 12-13 मरीज थे, तो हमने शीट्स बनानी शुरू की एंड वो बहुत पुराने पुराने केसेस थे। तो 27 साल हो गए उसको जर्नी को देखेंगे, रिफ्लेक्ट बैक 27 साल हो गए। तो हर केस में कॉमनैलिटीज़ हमने आइडेंटिफाई करनी शुरू की, क्या है, कैसे है, क्या है, वे कौन सी कॉमन दवाई हम देते आए इतने सालों से। एंड जब पता लगा कि ये कॉमन प्रोटोकॉल सेट मतलब रिपीटेडली काम कर रहा है, सो वी काइंड ऑफ मेड इट कि ठीक है, दीज आर 2-3 स्टैंडर्ड मेडिसिन एंड अदरवाइज जो केस टू केस वैरी करता है उसमें प्लस माइनस करते चले आएंगे। तो ये हुआ। अब जब आज का ट्रीटमेंट एट पड़ाव एंड द ट्रीटमेंट जो पहले शुरू में हुआ होगा उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन अब ये बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गया है। तो पहले शायद इलाज OPD में भी हो जाता था कि पेशेंट आते थे, दवा देते थे, चले आते थे। उसमें मुझे लगता है कि कंप्लायंस इश्यूज बहुत होते थे
एंड उस वक्त की पैनक्रेटिस और आज की पैनक्रेटिस में मुझे लगता है फ़र्क भी है थोड़ा सा शायद, क्योंकि या तो इतनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई या इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई, तो आई थिंक वो भी एक फ़र्क है। खैर अब क्या करते हैं हम, पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनको अच्छे से रिसर्च करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, उनकी पूरी केस हिस्ट्री समझते हैं, उसके बाद उन्हें 21 दिन के लिए हम बुलाते हैं। 21 दिन बुलाने का सिंपल एक लॉजिक होता है कि हम पेशेंट को बेहतर समझें, उसका केस बेहतर समझें, उसका खान पान देखें, क्योंकि इसका जो चिकित्सा का जो मूल सिद्धांत है पड़ाव का, ये हमारा जो मेन मोटो है, पहला है कि बीमारी को हम जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें। हम बोलते हैं ट्रीटिंग द रूट कॉज ऑफ द डिजीज़। एंड देन उसको ठीक करने के लिए 3 चीज़ें हैं, आपका खान पान, आपका रहन सहन एंड दवा, विच इज़ योर आहार विहार औषध, जो कि हमारा एक बहुत सूत्र रूप में मेंशन्ड है। तो जब हम आहार की बात कर रहे हैं तो कई बार मैं होता है पेशेंट को डाइट बता देती हूँ, लेकिन मरीज़ करता वही है जिसे करना है। कई बार हम होते हैं ना आजकल की, भाई हमें एक वेट लॉस डाइट बना दो जी, जहाँ लगा 2 किलो गया, उसके बाद अगले दिन से कोई नहीं, कल चीट डे, परसों चीट डे, करते करते हम सब लोग उसको नॉन कंप्लाइंट हो जाते हैं। सिमिलरली विद पैनक्रियाटिस ऑल्सो, जब तक पेशेंट को दर्द होता है, वो उसको लगता है कि भाई ये दर्द मैं नहीं सह सकता, मुझे आप कुछ मत दो खाने के लिए, मैं पानी पे रह लूँगा, वो भी मत दो, क्योंकि उसका फियर है दर्द का। जैसे जैसे अटैक से उसका टाइम बढ़ता चला जाता है या दूर होता चला जाता है, उसका वो फोबिया धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो उसको लगता है मेरी मर्जी, मैं जो भी खाऊं, अभी तो दर्द नहीं हो रहा। तो ऐसा तो नहीं अचानक खाने कुछ है, कंसिस्टेंटली जो आपकी हैबिट्स हैं, कंसिस्टेंटली आप जो खा रहे हो, उस वजह से इन्फ्लेमेशन फिर बढ़ती है, स्ट्रेस फिर बढ़ता है, फिर अटैक होता है। तो 21 दिन जब मरीज यहाँ रहता है, उसको ये पता है कि अब मेरी दिनचर्या, अब मेरे खाने का रूटीन या मेरा बैलेंस इस तरीके से होता है। तो दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ ईटिंग ऑन टाइम, दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ पोर्शन कंट्रोल, दे रियलाइज द वैल्यू व्हेन नॉट टू ईट एंड व्हेन टू ईट एंड हाउ मच टू ईट। ये सारी जो चीज़ें हैं आज के न्यूट्रिशन से आप देखो, या आज के ज़माने का जितना मॉडर्न टाइम न्यूट्रिशन जो भी है, साइंस है, वही सब एक ही चीज़ है। बात ये है कि हम लोग पुरानी चीज़ों को तब तक वैल्यू नहीं करते जब तक वो ट्रेंड नहीं बन जाता या वेस्ट उसको सर्टिफाई नहीं कर देता। तो समय पे खाना, समय पे सोना, मात्रा में खाना, कॉम्बिनेशन में खाना, ये हमेशा से हमारी किताबों में लिखा था। और ट्रेडिशनली भी अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो खाना है, पूरा जो कंप्लायंस है, हमेशा से बेसिक भी बात करो जैसे राजमा चावल, तो जब मरीज़ यहाँ पर आता है उसको समझ आता है कि हाँ भाई ब्रेकफास्ट भी करना है। तो सरप्राइजिंगली एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे केसेस, आई वुड से 80% केसेस, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ब्रेकफास्ट ही नहीं करते हैं। एंड हम सब पढ़ते हैं कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील, एंड वी ऑल सी इट। मतलब अगर आप नेट पढ़ो, इंस्टाग्राम पे देखते रहो, तो पता ही है दिन भर की क्या करना है, टाइम पे सोना है, अच्छा नाश्ता करना है, हाई प्रोटीन खाना है, पानी पीना है, धूप में जाना है, बहुत बेसिक है। बट पढ़ते सब हैं, लाइक का बटन भी सब दबाते हैं, बट आई डोंट नो करते कितने लोग हैं। अगर करते तो शायद इतने लोग बीमार नहीं पड़ते। खैर, कमिंग बैक टू पैनक्रियाटिस, मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हमारे पास आते हैं, नाश्ता नहीं करने वाले, खाली पेट चाय कॉफ़ी पी ली, उसके बाद लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग, लेट सोएंगे, लेट उठेंगे, प्रोटीन खाने में कुछ खाते नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको प्रोटीन भर भर के, मतलब कोई प्रोटीन बार खाना है या कोई प्रोटीन पाउडर पीना है। आपके बेसिक खाने में कुछ कुछ कंपोनेंट्स हर मील में ऐसे हो सकते हैं जिसमें प्रोटीन हो, भले ही वो दही हो, पनीर हो, आपका टोफू हो, दालें हो, लेकिन उसका प्रोपोर्शन तो बैलेंस हो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का अभाव है। तो जब पड़ाव में पेशेंट आता है तो हम उसका प्लान स्ट्रक्चर करते हैं। पहले उसका वज़न देखते हैं, हाइट देखते हैं, उसका बीएमआई निकालते हैं, उसके हिसाब से किसको कितना खाना खाना है, कितना पनीर देना है, जिसको अगर डेयरी नहीं हजम होती है तो उसके हिसाब से क्या प्लान करना है, जो नॉन वेजिटेरियन उसके लिए क्या करना है। तो उनकी ईटिंग हैबिट्स को करते हुए हम उनका डाइट पूरा स्ट्रक्चर करते हैं। एंड बाकायदा एक पूरी टीम का काम यही होता है कि उनके लिए कैसे कैसे हम खाने को प्लान करें। अब बच्चा है तो बच्चे को क्या खिलाना है, अब बच्चा तो नॉर्मल खाना खाएगा नहीं, अब कई बार उसको सूजी की खीर बना के खिलानी पड़ती है या उसको पूछा जाएगा खाने से पहले, क्योंकि मेरे को मेरे फादर ने बताया था कि मरीज़ से पूछो कि उसको क्या खाने की इच्छा है, क्योंकि अरुचि हो जाती है बीमारी में। जैसे बार बार दर्द हो रहा है, बार बार दवाइयाँ खा रहा है, पेन किलर खा रहा है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, वो खाने में इंटरेस्ट छोड़ देता है। या खिचड़ी खा खा के, उबला खाना खा खा के, कुछ घी तेल नहीं है, कोई मसाले नहीं है, तो ठीक है। तो आधा तो इंसान मन से खाता है ना खाना। और हमारे को खाने में क्या बताया गया है कि आयुर्वेद में कि आपके 6 रस होते हैं, 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो खाना खट्टा भी होता है, कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है, कसेला भी होता है, चटपटा भी होता है। ये सारे को देख के जैसे भूख नहीं भी लग रही होगी तो सामने कोई जलजीरा रख देगा तो मुंह में, मतलब लगे कुछ चटपट खाने का मन कर रहा है, मुंह में सलाइवेशन हो रहा है, ठीक है। और वहीं पे बच्चे को लगता है कि उसको मीठा कुछ खिला दो, तो हम लोग कोशिश करते हैं बच्चे पेशेंट से पूछे। कई बार ना बहुत मरीज चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ये नहीं खाना, तो हमें पूछना पड़ता है कि क्या खाएंगे आप।
मीठा खाओगे, खट्टा खाओगे, वो अपनी इच्छा जाहिर करता है। तो ये सब चीज़ें करने का मौका में पड़ाव में मिलता है कि अब क्या खा के उनकी भूख खुले। तो इसमें जो पर्सनल केयर जाता है, जितना हमारा एफर्ट जाता है, वहाँ से हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ से बिल्डअप होना शुरू होता है। आई थिंक ये एक एफर्ट है जो पड़ाव में हम करने की कोशिश करते हैं, और पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। अब जैसे कल वही सूर्यांश की बात कर रही हूँ, उसको था कि मेरे को मखाने खाने हैं, मेरे को एक्स्ट्रा मिल सकता, छोटा सा बच्चा है, मतलब तुम मुझसे मिलोगी तो मतलब आज तक उससे छोटा बच्चा मेरे पास नहीं आया। एंड उसने किसमें थोड़ा सा, मतलब उसको कुछ था कि इसमें थोड़ा काली मिर्च भी डाल दो, नमक भी डाल दो, दिन भर उसने आराम से खाया। तो उसके पापा कहते हैं हमें पता ही नहीं था कि हम उसको मखाने भी दे सकते हैं खाने को, तो नहीं तो कुछ खाता ही नहीं हो। तो छोटी छोटी चीज़ें हम उनको ट्राई कराते हैं और उसको वो एज अ हैबिट वो बिल्डअप करते हैं। तो ये हो गया खाने का पार्ट। सिमिलरली जब विहार की हम बात करते हैं, तो आजकल जो सबसे बड़ी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, आई थिंक वो है स्लीप। तो नींद मेरे को जो पढ़ते हैं कि अगर आपकी नींद अच्छी हो तो आपकी आधी बीमारियां कम हो जाती हैं। तो आयुर्वेद में हर चीज़ बड़ी सूत्र रूप में लिखा हुआ है, वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आजकल मैं पढ़ती हूँ कई बार नेट पे, इतनी सारी रिसर्चेज होती है, इतना ज़्यादा साइंस हम बात कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग ज्ञान दे रहे हैं, बट हर चीज़ बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब है। साइंस उसको डेफिनेटली इलेबोरेट जरूर कर रही है कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है या एक्सरसाइज का क्या रोल है, उसमें कुछ नंबर्स आ गए हैं, कुछ परसेंटेजेस आ गई हैं, उसको हम एक ऐसी भाषा में लिख रहे हैं जो शायद मैं और तुम ज़्यादा बेटर पढ़ सकते हैं बस। लेकिन एग्जैक्टली अगर जाएं तो बेसिक्स वहीं पर हमारे स्टिक है। तो स्लीप पे अगर आएंगे तो पड़ाव में आके 10 बजे लाइट्स ऑफ, 6 बजे उठना, सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीना, थोड़ा टहलना, उसके बाद से आपकी दिनचर्या चलती। तो लोगों को जो बोलते हैं कि भाई 10 बजे सो जाओ, उनको नींद ही नहीं आती है। सबको आदत है रात को अपने बेस्ट फ्रेंड फ़ोन के साथ वो स्क्रॉल करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें उनको असर करती है। तो शुरू के 3-4 दिन उनको लगता है रात भर नींद नहीं आई, तो लेकिन जब हम एक हफ्ते के बाद रिव्यू लेते हैं तो कहते हैं येस आवर स्लीप हैज़ गॉटन बेटर, क्योंकि वो एक साइकिल है। तो आपकी बॉडी की एक रूटीन की एक साइकिल है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। हमारी बॉडी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको हम रीसेट करते हैं। मुझे लगता है कि इलाज का एक बहुत बड़ा जो रोल है, आपका जो रूटीन है उस पर है। एंड 21 दिन कई बार मैं देखती हूँ मरीज बिल्कुल स्टेबल होते चले आते हैं, लेकिन घर आते आते वो 10 का 10:30, 10:30 का 11। एंड बहुत फनी इंस्टेंस भी बताती हूँ कि जब पेशेंट हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हो जाते हैं, एक सिंपल सा एक प्रोसीजर हमने बनाया है जिसको हम बोलते हैं डेली डाइट रिकॉर्ड। मरीज हमें रोज के रोज अपना डाइट हमें भेजता है, और हमारी दूसरी एक डेडिकेटेड टीम है जो फॉलोअप टीम है मेरी जूनियर डॉक्टर्स के साथ, वो उनको रोज चेक करती है कि आप क्या करें। तो आप विश्वास नहीं करोगे दिवांगी, लोग उस पर लिखते हैं स्लीपिंग टाइम 10 PM, बट ईमेल वो भेजते हैं 11:30 बजे। तो कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें पिन पॉइंट करती हूँ कि मतलब आई थिंक सबसे, अगर आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी है तो आपको किसी और से ऑनेस्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, लाइक अपने से होने की ज़रूरत होती है। अगर मैंने आपको कुछ बताया, अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो, बाद में आपको सोचते हो कि कोई और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, तो दैट इज़ नॉट, मतलब दैट्स नॉट हैपनिंग एनी विच वेज। तो हमने इतने सालों में एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया है, जैसे कि बाकी और डॉक्टर्स या वैद्य लोग कोशिश करते हैं कि आपके मरीज़ के लिए बेस्ट से बेस्ट करें, हम लोग भी कलेक्टिवली हमारी इंटेंशन वही होती है। लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जिसका पूरा का पूरा प्लान है, इसमें 2 वे ट्रैफिक है। कुछ एफर्ट्स आपके हैं, कुछ एफर्ट्स हमारे हैं, एंड करते करते 21 दिन में हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ कंट्रोल एनवायरनमेंट में, वहाँ पे तो सब चीज़ें होती हैं, तो इसका ये फ़ायदा है। तो 21 दिन में आपका खाना पीना सेट हो जाता है, आपका रहन सहन सेट हो जाता है। थर्ड जो पिलर है दवाई, तो दवाइयों की डोसेज सेट हो जाती है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है या कि दवाई से सूट नहीं कर रही है, कोई इसको कॉम्प्लिकेशन आ रही है, या फिर कोई और सिम्टम है, तो उसको असेस करने के लिए हमारे पास बहुत समय होता है। तो शुरू के एक हफ्ते में उसको एक प्रोटोकॉल पे रखा जाता है, फिर ब्लड टेस्ट होते हैं देखने के लिए कुछ है या कोई और प्रॉब्लम है, फिर उसको सेकेंड वीक आते आते स्टेबलाइज करते हैं, थर्ड वीक तक होते होते वी आर सेटिस्फाइड एंड दे आर एबल टू गो। तो इस तरीके से 21 दिन का प्रोटोकॉल हमने प्लान किया हुआ है। तो एंड आई थिंक ये काफ़ी हद तक मतलब बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर सिर्फ ऐसी दवाई दे दो तो मुझे नहीं लगता लोग इतने कंप्लाइंट होंगे, एंड ट्रीटमेंट का ये सक्सेस रेट रहेगा। जहाँ पे इंटरवेंशन हम कर पाएँ वो बेटर है। एंड रिपीटेडली मैं सभी पेशेंट्स को बोलती हूँ या अपनी ऑडियंस को समय बोल रही हूँ कि कोई भी हेल्थ कंडीशन, जस्ट नॉट पैनक्राइटिस, को कभी लाइटली ना लें, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण होगा जो उसकी प्रोग्रेशन के लिए जिम्मेवार होगा या इसकी प्रोग्नोसिस को बुरा करता जाएगा। तो बीमारी को स्टेबल करना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो आयुर्वेद का जो ज्ञान है और जो हमारी जो विद्या है, उसका सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कि रिस्टोरिंग द डैमेज, रिस्टोरिंग योर हेल्थ,
है ना, उस पे हम काम करते हैं। एंड मेरे को लगता है समय के साथ जैसे जैसे बहुत सारे साइंटिफिक इंटरवेंशंस होंगे या बहुत टॉप के रिसर्चर्स इस पे थोड़ा सा देखेंगे, तो इसके बहुत ज़्यादा मतलब क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं या क्या लर्निंग्स हैं, वो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में वो लोग बात कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने इलाज से हमने क्या फ़ायदा देखा है, मरीज़ कैसे कैसे ठीक हो रहे हैं या किस केस में क्या क्या हमने नई नई चीज़ें की हैं, वो हमारा डोमेन रहता है। बट हम इसको बड़े प्यार से हर साल डॉक्यूमेंट करके देखते हैं कि इस साल की हमारी नई लर्निंग्स क्या है। लास्ट ईयर की जैसे एक लर्निंग थी हमारे पास, है ना, उसमें मैंने देखा कि बहुत लोगों का कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई था, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था। मतलब हम करा मतलब टेस्ट हमने इसलिए कराया था देखने के लिए कि स्ट्रेस का कितना रोल है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं, यूथ आता है, स्कूल के बच्चे आते हैं, टीनेजर्स आते हैं, तो पता नहीं किस बात का स्ट्रेस है, बट है। तो एक ये फाइंडिंग थी। 2-3 साल पहले हमने विटामिन डी सबका चेक कराना शुरू किया। 2-3 साल नहीं, शायद 5 साल पहले। 5 साल पहले जब हम सबका टेस्ट करा दिया, विटामिन डी देखा, तो 88% लोगों का देखा कि विटामिन डी कम था। तो कितनी सारी फाइंडिंग्स हमारे सामने आती हैं। तो एवरी ईयर इज़ अ ईयर ऑफ लर्निंग फॉर अस। या नहीं, आप जो मतलब जिस लाइफस्टाइल के बारे में बात भी कर रही है पड़ाव में जो है, मेरे को लगता है वो ऑब्वियसली पेशेंट्स के लिए तो यूज़फुल है ही, बट अलॉन्ग विद दैट प्रिवेंटिव तरीके से भी पेशेंट्स के फैमिलीज को एंड इवन फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस आई थिंक काफ़ी बेनिफिशियल होगा ही। इफ़ यू कुड शेयर वन स्टोरी ऑफ अ पेशेंट जिसका केस सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन ट्रीटमेंट सही करने की वजह से या वो जो भी प्रोटोकॉल्स आप देते हो वो सही फॉलो करने की वजह से उनका रिकवरी बहुत ही अनइमेजिनेबल हुआ है, ऐसी कोई स्टोरी आप अगर शेयर करें। तो इस समय मेरे को पता नहीं क्यों निकिता याद आ रही है रायपुर से, और उसका केस शेयर करती हूँ। मैं ये बात करूँगी 2015-16 में आई थी शायद, या 17 में आई थी वो। 2017 में आई थी वो, आई थिंक 2016-17 में आई थी वो। और रायपुर की, और उसको बहुत बार उसकी ईआरसीपी हुई थी। तो वो जब पहली बार आई तो उसकी इतनी मोटी फाइल थी। और तब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, ऑफकोर्स, हाँ, देहरादून में ही थी, और तब हमारा पड़ाव देहरादून में था। तो उसके फादर थे बिजनेस फैमिली से, मारवाड़ी फैमिली। इतनी फाइल लेकर आई, और ये लड़की थोड़ी सी ना स्टिफ सी थी, बहुत गुस्से में रहती थी क्योंकि बहुत डर था। और दुनिया भर की ईआरसीपी, शायद 17 बार ईआरसीपी हो चुकी थी इसकी। उम्र क्या थी? निकिता तब 17-18 साल की होगी। हाँ, 17-18 साल की थी, या शायद 19 साल की थी, ऐसी होगी। तो आई, और तब वेजी मेन उस पे रहते थे, मैं उनको यूजुअली असिस्ट कर रही होती थी। तो वेजी ने कुछ बोला उसको खाने को, मलाई खाने को, कि दवाई अब पहले दिन हमारा मलाई से खिलाते हैं। वो फैल गई, मतलब लिटरली लड़ाई हो गई उसकी। और फिर वेजी भी थोड़े से, क्योंकि उन्हें पता है जो करना है वो करना है, तो वेजी ने भी डांट लगा दी। एंड वो लड़की बहुत तेज तेज रोई, मुझे नहीं कराना है इलाज, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। और वो बहुत गुस्से में वहाँ पे। क्यों रेजिस्ट कर रही थी वो? उसके था कि पैनक्रेटिस है, मुझे क्यों मलाई खिला रहे हैं, मैं तो खाती ही नहीं हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ। तो उसको बड़ा अंदर से ना प्रॉब्लम हो रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं तब बाहर रिसेप्शन एरिया में थी, मैं कहा क्या हो गया। तो उसे लगा चलो दीदी सी हैं, बात कर लेते, तो बात की, फिर से खिलाई। उसको हर चीज़ में होता था ये नहीं करूँगी मैं। तो करते 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 उसको, और उसको इतना फोबिया था हर चीज़ का, कि उसको लिटरली हर एक मील सामने कर करके खिलाए। तो अब उसका, मेरे को लगता नहीं इसका उसका कभी स्टंटिंग वंटिंग आज तक हुई है। तो उसको जब 1 साल के बाद मैंने एक दिन बोला कि तुम्हें गोलगप्पे खाने हैं, तो कहते हैं आपको पता है मैंने कभी गोलगप्पे नहीं खाए हैं। मैं क्या बात कर रही हूँ, मतलब शी वॉज ऑलमोस्ट 20, मतलब सेकेंड डेकेड ऑफ हर लाइफ, एंड शी नेवर हैड अ गोलगप्पे। क्योंकि उसको पैंटरेस शुरू की थी वो 8-9 साल की थी, या शायद और भी छोटी मैं। उसके बाद से हॉस्पिटल आ रही है, जा रही है, आ रही है। कहते मैंने कितनी सारी चीज़ें कभी खाई नहीं है दीदी, तो आज भी वो दीदी बोलती है मेरे को। तो उसका जो केस था बड़ा चैलेंजिंग था। एंड ऑफ कोर्स इन विद टाइम, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पर्सनल कनेक्ट हो जाता था लोगों से, अभी भी होता है। बट उसका जो इम्प्रूवमेंट मैंने देखा था, मतलब कई बार लगता है ना कि आप कोई काम क्यों करते हो। तो जब मैं देखती हूँ कि किसी की लाइफ में आप कोई इम्पैक्ट ला पाते हो, कोई चेंज ला पाते हो, सो वो बड़ा मोटिवेटिंग होता है। तो निकिता का केस एक ऐसा मेरा अ, अच्छा केस है जिसमें मेरे को मज़ा आता है उसको याद करके भी। अक्सर हमारी बातें होती हैं, बट आई थिंक शी मेड अ फैंटास्टिक रिकवरी। अगर कोई चीज़ कोई सोचे बस दवाई खाए लेंगे ठीक हो जाएंगे, और मतलब उसके अंदर उसका फेथ भी नहीं होता है, तो वो भी मेरे को नहीं लगता कि काम करती है।
कहीं ना कहीं हम लोग एक इंडियन कल्चर को बिलीव करते हैं, मानते हैं, तो हम लोग क्या है कि जिस चीज़ को आप नहीं मानोगे तो कभी आपके लिए कारगर भी नहीं होगी। यू नीड टू बिलीव इन इट। एंड वो मुझे लगता है कि जो मरीज़ उसको समझ के करते हैं उस पर वो फ़ायदा भी करती है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होगी, जिस डॉक्टर पे आपको विश्वास ही नहीं होगा, जिस चीज़ पे आपको श्रद्धा ही नहीं होगी, वो कभी काम ही नहीं होता। तो आप कोई होप लेकर जाते हो ना वहाँ पर, मेरे पास हो या किसी और डॉक्टर के पास हो, सर्जन के पास हो, यू आर गोइंग देयर विद एन इंटेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और निकिता हो, सुधांशु हो, निशांत हो, मतलब सुमांश हो, कितने सारे नाम हो सकते हैं, बट सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं। एंड हर कहानी का एक जंक्शन कहीं ना कहीं ऐसे आता है कि जहाँ पर मेरे को अपनी जो एक हार्ट जो होती है वैद वाली हटाकर, आई हैव टू टॉक टू देम लाइक अ फ्रेंड ऑल्सो एट टाइम्स, कि एंड हैव टू एक्सप्लेन देम कि वाई वी आर डूइंग दिस, एंड हैव टू एक्सप्लेन देम कि वाई दे हैव टू चेंज व्हाट दे आर नॉट चेंजिंग अबाउट देमसेल्व्स। क्योंकि जब तक वो चेंज आप नहीं करते हो ना, वो गैर चेंज नहीं करते हो, तो लाइफ में कोई शिफ्ट नहीं आ सकता। तो बोलते हैं ना, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड बीमारी जैसे पैनक्रेटिस वाली, उसमें तो आप इतने ज़्यादा, मैं बोलूँगी, मानसिक तौर पे इतने डिसेबल्ड होते हो कि आपको सही गलत नहीं पता होता है, आपको आपका फियर आपको ड्राइव कर रहा होता है। एंड इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, तो क्योंकि हर चीज़ का जो एंड होता है गूगल पे डेथ होता है, हर चीज़ का एंड होता है कैंसर होता है, हर चीज़ का एंड होता है इलाज नहीं होता है। कहीं पर ये नहीं लिखा होता है कि आप इसको मैनेज करो, इसके साथ जीना सीखो, इसको ठीक रखो। तो लोग तो हार्ट अटैक के बाद भी मरते ही है ना। एंड अल्टीमेटली समटाइम व्हेन आई एम आल्सो स्ट्रेस, ऐसा नहीं मैं स्ट्रेस नहीं होती, मैं अपने फादर से ही पूछती हूँ क्या करना है, कहते मरना सबने होता है। तो उसको ना ऑब्जेक्टिव मानते हुए हाउ यू कैन नेविगेट योर लाइफ अराउंड इट एंड स्टे हेल्दी, आई थिंक दैट इज द ऑब्जेक्टिव। राइट। ओके, यू एक्चुअली हैव शेयर्ड, मतलब हमने बिल्कुल बेसिक्स से शुरू किया था पैनक्रेटाइटिस के बारे में, बट आई थिंक आई एम लाइक टेकिंग अवे अ लॉट ऑफ होप अबाउट हीलिंग फ्रॉम पैनक्रेटाइटिस। जितना भी आपने जो स्टोरीज शेयर की, थैंक यू सो मच फॉर दैट। जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, शायद वो पैनक्रेटाइटिस से गुजर रहे हैं, या शायद उनके कोई लव्ड वंस है हु आर गोइंग थ्रू दिस, उनको आप अगर कुछ मैसेज देना चाहे तो व्हाट वुड दैट बी? द ओनली मैसेज दैट आई वांट टू गिव इज कि पैनक्रेटाइटिस इज अ बैड डिजीज। पहले तो एक्सेप्टेंस में आना चाहिए। दूसरा, उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। तीसरा, उसका इलाज पॉसिबल है, उसको कंसिडर करना चाहिए। एंड इसका इलाज हमेशा, जो मैंने आपको तरीका बताया, ये 3 चीज़ों से होगा। वेदर इट इज़ मी और somebody else, द ट्रीटमेंट कैन नेवर बी जस्ट मेडिसिन और कैन नेवर बी जस्ट लाइफस्टाइल, इट इज़ एन इंटीग्रेशन। एंड देन विद टाइम यू विल हैव टू सी वेयर यू आर हेडिंग इन योर केस, किसका प्रोग्रेसिव है, किस में क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो डॉक्टर के टच में ज़रूर रहें, सेल्फ ट्रीट ना करें, क्योंकि कौन सा अटैक इसमें जानलेवा हो सकता है आपको नहीं पता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए।